नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेटवे टू सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पर सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो दोस्तों, हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग है 132वीं। भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को कम करने तथा विकास के कार्य करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कब बनाई गई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। दोस्तों, जो HDI है ये 3 पिलर्स पर आधारित होता है। 3 पिलर्स क्या है? पहला होता है एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। इन 3 पिलर्स पर यह बेस्ड होता है और 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 जाने माने अर्थशास्त्री हैं इससे, जिनके प्रयासों से यह संभव हो पाया था। पहले हुए महबूब उल हक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, और अमर्त्य सेन ये भारतीय अर्थशास्त्री। इन दोनों के प्रयासों से HDI की परिकल्पना साकार हो सकी और पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी हुआ। अभी हाल ही में जो सूचकांक जारी हुआ है 2021 का, 2021 का, और भारत की रैंक हुई है 131। इसके पूर्व जो 2020 में जारी हुआ था उसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी एक पायदान की गिरावट आई है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आपको बता दें कि 0 से लेकर 1 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। भारत को इसमें अंक दिया गया है 0.633 और 132वें स्थान पर रहा है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? विच स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 रिसेंटली? ऑप्शंस आर केरला, कर्नाटका, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन, कल्चर के सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य को सम्मानित किया गया है। बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं दोस्तों। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM हैं। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री लॉ गणेशन। सुंदरबन प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है? विच कंट्रीज क्वीन एलिजाबेथ II हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली? ऑप्शंस आर ब्रिटेन, जापान, फ्रांस एंड रशिया। दोस्तों, रिसेंटली एलिजाबेथ II हैज बीन पास्ड अवे, और ये जो रानी थी, क्वीन थी, वो थी ब्रिटेन की। दोस्तों, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 1952 में ये इस पद पर काबिज हुई थी। लगभग 70 वर्ष इस पद पर काबिज रहीं और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, पास्ड अवे हो गई है ये। और इनकी जगह पर इनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स, याद रखिएगा, प्रिंस चार्ल्स नए राजा बनाए गए हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे क्वीन और किंग होते हैं उसको आप ऐसा मान लीजिए जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का पद होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड होते हैं, कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं। रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर्स में होती हैं। जैसे इंडिया में, ब्रिटेन, दोनों में रियल पावर
जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होती हैं, लेकिन जो नॉमिनल हेड होते हैं जिनके नाम से कार्य होते हैं वो इंडिया में प्रेसिडेंट होता है और ब्रिटेन में, यूके में क्वीन या किंग। ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है लंदन और हाल ही में ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर्स बनाई गई हैं लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द 5th इंडिया यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड केरला। तो रिसेंटली 5th इंडिया यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड ऑन दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र के विकास, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग प्रयासों, क्षेत्रीय समर्थन पहल और सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की है। यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंथन सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मंथन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो रिसेंटली मंथन कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों? बेंगलोर में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पंचायती मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स हैं श्री नितिन गडकरी। बेंगलोर में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना था। मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन जो कार्य कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन Who has been selected as the title sponsor of BCCI recently? Options are Byju's, Paytm, Mastercard and Tata. तो रिसेंटली मास्टरकार्ड ने पेटीएम का स्थान ले लिया है और अब जो स्पॉन्सर राइट्स थे पेटीएम के पास वो अब मिल गए हैं मास्टरकार्ड को। मतलब बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में मास्टरकार्ड को चुना है। भारत में होने वाली सभी इंटरनेशनल तथा घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड की बात करते हैं दोस्तों, यह अमेरिकन फाइनेंशियल सेक्टर की एक एमएनसी है। फाउंड हुई 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और बीसीसीआई की बात करते हैं दोस्तों, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, भारत में क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है बीसीसीआई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडेड हुई थी 1928 में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? विच इंडियन सिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ रिसेंटली? ऑप्शंस आर नीलांबूर, त्रिशूर, वारंगल एंड ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में नीलांबूर, त्रिशूर तथा वारंगल इन तीनों शहरों को शामिल कर लिया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नीलांबूर स्थित है केरला में, त्रिशूर भी केरला का एक शहर है और वारंगल है तेलंगाना का एक शहर तथा केरला के 2 शहरों को GNLC यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की बात करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। फाउंडेड हुई 1946 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। टोटल मेंबर है 193। आंद्रे एजोले वर्तमान में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छाता स्कीम
SHATA स्कीम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द छाता स्कीम? तो दोस्तों छाता स्कीम बेसिकली है वाटर कंजर्वेशन से, वाटर कंजर्वेशन जल संचयन से रिलेटेड यह स्कीम है और यह स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने टेरेस से एक्वीफर तक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना लॉन्च की है। इससे भूजल पर बढ़ते दबाव को कम किया जाएगा तथा भूजल स्तर में सुधार हो सकेगा। ओडिशा राज्य के द्वारा यह स्कीम प्रारंभ की गई है। ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री गणेशी लाल। ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं दोस्तों, जिसमें पहला नाम आता है भितरकर्णिका तथा सिमलीपल, ये प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं ओडिशा में। ओडिशा में दोस्तों कोणार्क कमल का सन टेम्पल है, ये ओडिशा में है और इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, वह किस देश के हैं? रिसेंटली वोल्कर तुर्क हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्रीज? ऑप्शंस आर पोर्तुगल, टर्की, ऑस्ट्रिया एंड नॉर्वे। Volker Turk has been appointed as the High Commissioner for United Nations Human Rights. He is from the Austria country. ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं वॉल्कर तुर्क, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। पोर्तुगल की बात करते हैं जो अभी यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस, वो हैं पुर्तगाल के। और पहले जनरल सेक्रेटरी थे कौन दोस्तों? ट्रिगवेली पहले जनरल सेक्रेटरी थे और वो थे नॉर्वे के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शंस आर हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल? ऑप्शंस आर पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू एंड बजरंग पुनिया। दोस्तों डायमंड लीग फाइनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा का खेल है जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं और उन्होंने 88.44 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीत लिया और डायमंड लीग फाइनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और दूसरे भारतीय बने थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पहले कौन थे खिलाड़ी दोस्तों जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? वो थे अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और दूसरा मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा को 2021 में ही खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन स्टार हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं और बजरंग पुनिया ये रेसलिंग से संबंधित हो और इन सभी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. सिंह का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं? जस्टिस के.एन. सिंह, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हैज बीन passed away recently. He has served as which Chief Justice of India? Options are 21st, 22nd, 23rd and 24th. के.एन. सिंह श्री कमल नारायण सिंह जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों 25 नवंबर 1991 से 1991 से लेके 12 दिसंबर 1991 कुल 18 दिन तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे श्री
के.एन. सिंह, और अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल था श्री के.एन. सिंह का। उनका हाल ही में निधन हो गया है और वे 22वें 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं जस्टिस यू ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जस्टिस उदय उमेश ललित हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाए गए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है, सबसे कम कार्यकाल तो हमें पता चल गया किनका रहा, श्री के.एन. सिंह जी का, जस्टिस के.एन. सिंह का, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल रहा है श्री वाई.वी. चंद्रचूड़ जी का। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे ज़्यादा समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ वॉन द एशिया कप टूर्नामेंट टाइटल रिसेंटली? ऑप्शंस आर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल खिताब खेला गया जिसमें श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को पराजित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप 2022 को होस्ट किया था श्रीलंका ने, लेकिन जो मैचेस खेल गए, आयोजन हुआ यूएई में। कहाँ पे खेले गए मैच? दुबई में। और श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर यह टाइटल जीत लिया, एशिया कप टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। आपको बता दें कि इंडिया इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो गया था। वनिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस कैटेगरी टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2022 हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आर कार्लोस अल्केरेज, कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यूएस ओपन 2022 हाल ही में आयोजित किया गया और मेंस का जो टाइटल जीता है कार्लोस अल्केरेज ने। कार्लोस अल्केरेज ने कैस्पर रूड को पराजित किया है और कार्लोस अल्केरेज का ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है और वर्ल्ड रैंकिंग में उनका पहला स्थान भी है। अभी उन्होंने कैस्पर रूड को हराया है। किस देश के हैं कार्लोस अल्केरेज? ये हैं दोस्तों स्पेन के, और इन्होंने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड को पराजित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष में ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले जो आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले आयोजित होता है लगभग जनवरी में। उसके बाद होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन, और सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था राफेल नडाल ने। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन होता है उसका भी खिताब जीता था राफेल नडाल ने, और जो विंबलडन होता है, विंबलडन का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों अपन शुरुआत बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है विंबलडन की 1877 में, 1881 में होती है यूएस ओपन की, 1891 में फ्रेंच ओपन, और सबसे आखिरी में जो शुरू हुआ 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये सभी आयोजित किए जाते हैं आईटीएफ के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। आईटीएफ पे बात करेंगे। पहले आपको बता दें दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट ग्राउंड में खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन ये क्ले ग्राउंड पे खेला जाता है और विंबलडन खेला जाता है दोस्तों ग्रासलैंड में। आईटीएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, वर्ष 1913 में फाउंड हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है आईटीएफ, हेडक्वार्टर है लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द वुमेन कैटेगरी टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2022 हेल्ड रिसेंटली? तो दोस्तों वुमेन कैटेगरी का खिताब जीता है यूएस ओपन में ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने ट्यूनीशिया की खिलाड़ी ऑन्स जेवियर को पराजित किया है। दोस्तों मैंने आपको बताया ही 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, देन विंबलडन, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था ईगा स्विटेक ने।
इसके बाद विंबलडन का खिताब जीता था एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और ईगा स्वीटेक का यह थर्ड ग्रैंड स्लैम है, तीसरा उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। और उनकी जो टेनिस रैंकिंग है वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है ईगा स्वीटेक की, पोलैंड की खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? Recently, IIT Madras has tied up with which international company to promote quantum computing in India? Options are Google, Microsoft, IBM and Adobe. Recently, IIT Madras ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट तथा रिसर्च को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ टाई अप किया है। IBM बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC है, US बेस्ड, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में कार्य करती है और इसके साथ समझौता किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास 1959 में इस्टेब्लिश हुआ और यह है दोस्तों चेन्नई, जिसका पूर्व नाम है मद्रास। दोस्तों जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं आपको, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड एडोब, ये सभी US बेस्ड सॉफ्टवेयर सेक्टर की MNCs हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चारों कंपनी के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सभी भारतीय मूल के हैं। एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले IBM की बात करते हैं। अरविंद कृष्णा वर्तमान में IBM के CEO हैं। गूगल की बात करते हैं, श्री सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला तथा एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण, और ये सभी भारतीय मूल के हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? तो दोस्तों HDFC बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। आपको बता दें HDFC बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारत में और इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ICICI बैंक की बात करते हैं, यह भी निजी क्षेत्र का बैंक है। संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO हैं। एक्सिस बैंक, यह भी निजी क्षेत्र का बैंक है और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। SBI की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को यह फाउंड हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे हाल ही में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड डेयरी समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आर नोएडा, लखनऊ, गांधीनगर एंड जयपुर। तो दोस्तों हाल ही में IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, 4 दिवसीय 4 डेज का सम्मेलन था, जिसमें दुनिया भर के 50 देशों से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों IDF की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन डेयरी सेक्टर में अनुसंधान, रिसर्च तथा टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। IDF 1903 में यह इस्टेब्लिश हुआ, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों डेयरी सेक्टर से हम बात करते हैं रिलेटेड, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था इंडिया में डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 1970s में, और इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं, जो इसे कहा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, सफ़ेद क्रांति, और वर्गीज कुरियन इंडिया में ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशंस के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और यह समिट आयोजित की गई थी नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया है। बीबी लाल जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? रिसेंटली बीबी लाल हैज़ बीन पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड्स? ऑप्शंस आर एनवायरमेंट,
मेडिसिन, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी। दोस्तों, जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट श्री बीवी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व का कार्य किया था। कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। वर्ष 2021 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2000 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आर्कियोलॉजी जो भारत में कार्य करती है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया 1968 से लेके 72 तक। ASI की बात करते हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई 1861 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन कार्य करती है यह संस्था। वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं श्री प्रहलाद पटेल और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती V विद्यावती। और श्री बीबी लाल ब्रिजवासी लाल जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य किया। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे। बीबी लाल जी हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शंस आर लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एंड कालीबंगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। लोथल जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पोर्ट, प्रसिद्ध पोर्ट था, डॉकयार्ड था लोथल, गोदीवाड़ा था और इसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है हाल ही में। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। धौलावीरा यह भी गुजरात में स्थित है, लोथल भी गुजरात में स्थित है और यह भी इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण साइट थी धौलावीरा और इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है धौलावीरा को। राखीगढ़ी यह है हरियाणा में स्थित और भारत में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यह भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण साइट थी कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर एंड 11 सितंबर। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है और यह मनाया जाता है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। कब से मनाया जा रहा है? 1966 में इसकी घोषणा हुई। पहली बार मनाया गया 8 सितंबर 1967 को। साक्षरता के अर्थ, लिटरेसी के अर्थ और महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी यह दिवस मनाया गया है। इस वर्ष के लिए जो थीम रखी गई थी, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। दोस्तों, आपको बता दें कुल 177 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 1995 से यह सूचकांक जारी किया जा रहा है। जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन जो कि वॉशिंगटन DC स्थित एक थिंक टैंक है तथा द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो न्यूयॉर्क से पब्लिश होने वाला एक जर्नल्स है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से यह सूचकांक जारी किया जाता है। पहले स्थान पर है सिंगापुर और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। टोटल अंक जो दिए गए हैं भारत को 53.9 और इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया। 204 कैटेगरी में रखा जाता है। पहली जो टॉप की है वो है फ्री, मोस्टली फ्री,
मोस्टली अनफ्री एंड रिप्रेस्ड कैटेगरी, भारत को रखा गया है मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में। और इस वर्ष भारत को स्थान प्राप्त हुआ 131। पिछले वर्ष लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 अंकों की गिरावट आई है भारत की स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट इन द कंट्री फर्स्ट बायो विलेज हैज बीन एस्टेब्लिश? ऑप्शंस आर गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा के 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक बायो विलेज के रूप में विकसित किया गया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा। ऐसे गांव जो क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम कर सकते हैं, इस उद्देश्य से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और यह स्थित है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पहला बायो विलेज स्थापित किया है। त्रिपुरा की बात करते हैं। राजधानी है अगरतला, सीएम है श्री माणिक शाह, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं सत्यनारायण आर्य। दोस्तों त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपर्ड तथा बाइसन जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। हाल ही में पढ़ा था गोवा को हर घर जल मतलब नल के माध्यम से हर घर जल उपलब्ध कराया जाएगा और हर घर जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है गोवा। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है तथा फर्स्ट ओडीएफ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है सिक्किम को। ओपन डेफिकेशन फ्री मुक्त स्टेट के रूप में जाना जाता है सिक्किम को। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर विल द कंट्री फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बी सेटअप? तो दोस्तों भारत का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के देवास शहर में। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ में के महोत्सव के अंतर्गत 6 करोड़ की लागत से देवास में संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। और यह कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जनजाति राज्य के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, भारिया, बैगा, सहारिया जैसी जनजातियों के निवास स्थल हैं, इसलिए इसे ट्राइबल स्टेट बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो तथा भीमबेटका जैसी प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेच, कान्हा, सतपुड़ा तथा कूनो जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? ऑप्शंस आर अलका उपाध्याय, विनेश कुमार त्यागी, विनय कुमार त्रिपाठी एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विनेश कुमार त्यागी को। दोस्तों आपको बता दें कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, पत्तन पोत परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। फाउंडेड हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और मिनिस्ट्री है दोस्तों पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री और इसके मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्री हैं भारत सरकार में। विनेश कुमार त्यागी इसके प्रेसिडेंट चुने गए, चेयरपर्सन चुने गए। अलका उपाध्याय ये NHAI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही। NHAI क्या है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और सड़क परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। 1988 में फाउंड हुई है। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। रेलवे बोर्ड फाउंड हुआ 1905 में और रेलवे बोर्ड कार्य करता है रेल मंत्रालय के अधीन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM श्री योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? रिसेंटली द PM श्री स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय। ऑप्शंस आर श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और श्री जगदीप धनखड़। तो दोस्तों PM श्री स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
दोस्तों इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। देश भर के लगभग 14,500 से अधिक स्कूलों को तकनीकी तरीके से उन्नयन किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। स्कीम है पीएम श्री स्कीम्स, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the High Commissioner of India to Canada recently? Options are विक्रम दोरायस्वामी, संजय वर्मा, प्रणय वर्मा एंड नागेश सिंह। तो दोस्तों हाल ही में संजय वर्मा को कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम दोरायस्वामी यूके में भारत के हाई कमिश्नर हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में, नागेश सिंह सिंगापुर में इंडियन एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। संजय वर्मा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कनाडा की बात करते हैं, कैपिटल है ओटावा। और जस्टिन ट्रूडो वर्तमान में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टीवी शंकर नारायणन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? रिसेंटली टीवी शंकर नारायणन हैज बीन पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शंस आर म्यूजिक, साइंस, एनवायरमेंट एंड सिनेमा। दोस्तों जाने माने कार्नेटिक सिंगर, प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टीवी शंकर नारायण का हाल ही में निधन हो गया है। वह मदुरई मणि अय्यर शैली गायन के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका संबंध है म्यूजिक से, संगीत से। वर्ष 2003 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। श्री टीवी शंकर नारायण को रिलेशन हुआ इनका म्यूजिक से। आगे बढ़ते हैं। कार्नेटिक संगीत कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। हाल ही में सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली सुरेश रैना हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शंस आर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। जाने माने इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उनका संबंध हुआ क्रिकेट से। बहुत ही शानदार करियर रहा सुरेश रैना का। उन्होंने अपने करियर में 18 टेस्ट मैचेस, 226 ओडीआई तथा 78 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। 2011 विश्व कप में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है। यह किस देश में स्थित है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने भारत का दौरा किया। इस दौरान कई समझौतों पर अंतिम रूप से दस्तखत हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है और यह स्थित है बांग्लादेश में। दोस्तों मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत टेक्निकल तथा फाइनेंशियल एड प्रदान कर रहा है बांग्लादेश को और यह इसकी आधारशिला रखी गई थी वर्ष 2016 में और अभी यूनिट 1 का अनावरण कर दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, कुशियारा नदी जो भारत और बांग्लादेश की सीमा शेयर करती है, उसके जल बंटवारे को लेकर जो विवाद था, उस बंटवारे को लेकर अंतिम रूप से समझौता किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमती शेख हसीना। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। धन्यवाद।